औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर लेक्चर 3 में हम गैसेस एक्सचेंज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी डिस्कशन है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ना है कि जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस की। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? हर वो सरफेस जहाँ से गैस एक्सचेंज होगी उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। एक रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है कि कब मतलब कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस अच्छे तरीके से बिहेव करती है कि उसमें से गैसेस एक्सचेंज बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। उसमें 4 चीज़ें होना लाजमी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए और वो मॉइस्चर होनी चाहिए उसके इर्द गिर्द। जो सरफेस एरिया लार्ज होगा उतनी ज़्यादा गैस एक्सचेंज होती है, और जब कोई सरफेस जितनी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, उसके ऊपर नमी होती है, उतने अच्छे तरीके से उसमें से गैसेस जो है वो पास कर सकती हैं। इसमें एग्जांपल हमारे अपने जो लंग्स हैं उनकी ली जा सकती है कि हमारे जो लंग्स हैं वो मॉइस्ट होते हैं और वहाँ पर सरफेस एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम फ़िशेस की बात करें तो फ़िशेस में गिल्स होते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज सारा हो रहा होता है। उसके साथ एक रेस्पिरेटरी सरफेस की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है थिन एपिथेलियम। क्या मतलब कि वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो जितनी बारीक होगी उतना गैस एक्सचेंज अच्छे तरीके से होगा, और जितनी लेयर थिक होगी उसमें गैस एक्सचेंज उतना मुश्किल हो जाएगा। इवन कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सर्फेसिस तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ 2 सेल थिक होती है, मतलब 2 सेल्स की थिकनेस बस उनमें होती है, और उसमें से गैस एक्सचेंज बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है क्योंकि गैसेस को बड़ा ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है उसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन क्या है कि जितना गैसेस की कंसंट्रेशन के दरमियान में डिफरेंस होगा उतना अच्छा गैस एक्सचेंज होगा। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में बैठे हैं और कमरा बिल्कुल बंद किया हुआ आपने, तो उसके अंदर एयर जो है वो कम है। तो जैसे ही कोई अंदर एंटर होता है वो कहता है ये हबस्सी हो गई है, विंडोज़ ओपन कर दे, डोर ओपन कर दे। आप जैसे ही विंडोज़ ओपन करते हैं या डोर ओपन करते हैं तो बाहर की जो मतलब कि गैस है या बाहर की जो एयर है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। तो हमेशा जो एयर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये हुआ है कि मतलब बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, इन साइड पर कम कंसंट्रेशन थी, तो एक जो है वो यहाँ पर डिफियन ग्रेडियंट बन गया। डिफियन ग्रेडियंट से मुराद ये होता है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी गैस एक्सचेंज ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अगर मेरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो बाहर से हाई ऑक्सीजन जो है वो मेरे लंग्स के अंदर जो है वो लो की तरफ जो है मूव करेगी। इसी चीज़ को हम वेंटिलेशन कहते हैं, जब कोई गैस जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना अच्छे तरीके से गैस एक्सचेंज होगा। जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर वो है जी कैपिलरी नेटवर्क। एक कोई भी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके इर्द गिर्द जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होंगी उतने अच्छे तरीके से वहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा, क्योंकि उस कैपिलरी में से एक ख़ास स्पीड के साथ एक ख़ास जो है वो आप कह सकते हैं फ़्लो के साथ वहाँ पर ब्लड गुजर रहा होगा, और जितना ज़्यादा ब्लड वहाँ से गुजरेगा और जितनी ज़्यादा कैपिलरीज वहाँ पर होंगी उतना अच्छे तरीके से वहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आपने ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन इन हाइड्रा के हवाले से अगर हम बात करें तो जी इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो इसमें इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करे। इसकी जो पूरी की पूरी सरफेस होती है वही रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह बिहेव कर रही होती है। मतलब हाइड्रा के इर्द गिर्द पानी होता है जिसकी वजह से इसकी जो लेयर है वो मॉइस्ट होती है। उसके अलावा ये सिर्फ 2 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, एक एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म, जिसको आपने एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस भी पढ़ा था। तो क्योंकि इसकी सरफेसेस भी बारीक हैं और ये मॉइस्ट होती हैं तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पर गैस एक्सचेंज करता रहता है। क्या मतलब कि ऑक्सीजन इन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट आती है। और इसकी ये जो पूरी सरफेस है, जो पूरी कैविटी है जिसको आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, या आपने सिलेंटिरॉन भी पढ़ा है या एंटीरॉन भी पढ़ा है, यही एक एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह बिहेव करती है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा आप कह लें कि कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है यहाँ पर। इससे नेक्स्ट अगर हम अर्थवर्म की बात करें कि अर्थवर्म के अंदर किस तरीके से गैस एक्सचेंज होगा, तो पहली पॉइंट ये है कि अर्थवर्म के अंदर भी कोई स्पेशल ऑर्गन यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा।
अर्थवर्म के अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो इसकी स्किन के ज़रिए ही होता है। अब इसकी स्किन की ख़ास बात यह है कि उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और दूसरा ये कि इसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है, उसके ऊपर नमी रहती है। ये मॉइस्चर कहाँ से आता है? दो चीज़ों से। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड सेल्स हैं, और उन म्यूकस ग्लैंड सेल से सक्रीशंस वगैरह प्रोड्यूस होती है, म्यूकस प्रोड्यूस होती है। उसके साथ साथ जो अर्थवर्म होता है उसकी बॉडी के अंदर अपना भी कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, और वो इसकी स्किन के ऊपर मौजूद जो डर्मल पोर्स हैं वहाँ से वो जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ एक्सयूट मतलब कि बाहर की तरफ निकलता रहता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म की पूरी सरफेस जो होती है वो गीली होती है। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, अर्थवर्म के अंदर किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है या ऑर्गन मौजूद नहीं है। इसमें स्किन के ज़रिए ही गैस एक्सचेंज होती है। और स्किन के ज़रिए क्यों गैस एक्सचेंज होती है? क्योंकि स्किन के अंदर एक तो ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा है, और दूसरी इसकी स्किन मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट क्यों रहती है? क्योंकि इनके पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जिससे म्यूकस निकलता रहता है, जो कि इसकी स्किन को मॉइस्ट रखता है। और उसके अलावा इनकी स्किन के अंदर डर्मल पोर्स होते हैं जहाँ से सिलोमिक फ्लूइड बाहर आता है, और पूरी की पूरी सरफेस जो है वो मॉइस्ट हो जाती है। और अभी हमने पिछले स्लाइड्स के अंदर पढ़ा है कि जो सरफेस जितनी ज़्यादा मॉइस्ट होगी, जितनी ज़्यादा वेट होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन उतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होकर एक्सचेंज हो सकती है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जो ऑक्सीजन है वो उस वेट सरफेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और फिर क्यूटिकल और एपिडर्मस सेल्स से होते हुए अंदर ब्लड में जो है वो शामिल हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो आपस में मिल जाते हैं। और जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन है हम उसका नाम चेंज कर देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि ऐसी हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड है। फिर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ के पास जाएगी, और जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ पर ऑक्सीजन को अपने पास से उतार देगी, अपने से सेपरेट कर देगी। तो इस तरीके से वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो पूरी बॉडी के अंदर घूमता फिरता है, और जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करता जाता है। याद रखिएगा कि अर्थवर्म के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कभी भी डायरेक्ट टिश्यू के साथ कंटेक्ट में नहीं आता। आपने चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ा था कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर जब भी ब्लड से टिश्यू के अंदर कोई चीज़ एक्सचेंज होनी होती है तो दरमियान में एक फ्लूइड आता है। उस फ्लूइड को आपने टिश्यू फ्लूइड भी बोला था, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी उसका नाम रखा था। और इसके साथ साथ अर्थवर्म के अंदर इसकी बॉडी का अपना भी फ्लूइड होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है कि जब ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी तो वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होनी होगी तो वो बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो रिमूव कर दी जाएगी। इसको हम डायग्राम के ज़रिए भी देख सकते हैं। ये हमारी बुक के ऊपर भी ये डायग्राम जो है वो बनी हुई है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है उसके अंदर डिज़ोल्व होगी। उसके अंदर डिज़ोल्व होने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरीज में चली जाएगी, और कैपिलरीज से फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे टिश्यूज़ को सप्लाई किया जाएगा, और वहाँ से ऑक्सीजन को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ब्लड से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में आएंगे, टिश्यू फ्लूइड से स्किन के पास आएंगे, और स्किन से जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो ये आपने सीक्वेंस पहले भी सीखा हुआ है, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है, फोकस करना है, और इस पूरे सीक्वेंस के साथ जो है वो आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो इन शॉर्ट ये कि जो अर्थवर्म है इसके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं है। इसमें सिंपल स्किन के ज़रिए गैस एक्सचेंज होता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी जो है इसको डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।